हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र दृष्टि 2024 को कवर अप कर रहे हैं। उसी कड़ी में राष्ट्रीय परिदृश्य का ये छठा और अंतिम भाग है। ये अंतिम भाग है। उसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और इसके अलावा जो इकोनॉमिक सेक्शन है वो सारी चीज़ों को हम लोग शुरू करेंगे। जो भी पहली बार फ्रेंड्स पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, जरूर 1 से 5 तक की वीडियो देख सकते हैं चैनल पे। आपको यूपी पीसीएस 2024, आरओ, एआरओ 23 और इसके अलावा करंट अफेयर्स का एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नीचे जाके देखिएगा, एक लिंक मिल जाएगा, उसमें आप जरूर देख लीजिए, चेकआउट करिएगा। सारा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सारे इसके वीडियो 1 से लेकर 5 तक मिल जाएंगे, वो भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जीएस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं हमारे प्लेलिस्ट में। आरओ एआरओ के लिए हिंदी के लिए भी काफ़ी वीडियो हैं, वो देख सकते हैं। ठीक है। और जो भी चैनल पे पहली बार आए इसको जरूर सब चैनल सब्सक्राइब कर लें। जीएस नाउ 101 सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी सेम चीज़ को सर्च करते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। यहाँ तक हम लोग का हो चुका था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट वीडियो होने वाला है जनरल राष्ट्रीय परिदृश्य का। केरल जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। पहले स्मरणीय तथ्यों को देखें क्या है इसमें। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने जल बजट प्रस्तुत किया है। भारत में प्रस्तुत होने वाला केरल द्वारा पहली बार बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। मतलब कि भारत में कोई राज्य अब तक जल बजट प्रस्तुत नहीं किया गया है। बजट का एक आम अवधारणा क्या है? आम बजट को जरा समझ लीजिए क्या होता है। बजट होता क्या है? बजट होता है खर्च होना और आमदनी, आमदनी और खर्च का जो एक वो बनता है, क्रम बनता है, एक लेखा जोखा होता है, उसी को बजट कहा जाता है। तो इसमें भी जाहिर है क्या होगा, जल के खर्च होने या फिर जहाँ वेस्ट हो रहा है या क्या हो रहा है, उसका यूज कहाँ हो रहा है वो, और कैसे जल आता है, उसका बजट तैयार किया जाएगा। ठीक है। ये क्यों किया जाएगा, क्या आवश्यकता पड़ गई है? तो गर्मियों में जल के संकट से निजात पाने के लिए जल बजट अपनाया गया है। इस जल बजट के अंतर्गत प्रथम चरण में 15 ब्लॉक पंचायतों एवं 94 ग्राम पंचायत को समाहित किया गया है। अब जरा ये देख लेते हैं क्या है। वही जल बजट है क्या? वही चीज़ को बताया गया है। यह एक ऐसा मूलभूत उपकरण है जो प्राकृतिक परिवेश में जल की उपस्थिति, उसके बहाव के मूल्यांकन के लिए प्रयोग में किया जाता है। सिंपल सी बात है, जल बजट ये होता है। अब अगला इसमें एक इन टॉपिक दिया हुआ है, यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस 22 से 24 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न हुआ है। कहाँ संपन्न हुआ है? तो न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन की सह मेजबानी किसने की? ताजिकिस्तान ने की और नीदरलैंड ने की। अब दोनों का लोकेशन आपको ध्यान होना चाहिए, कहाँ है ताजिकिस्तान और आपका नीदरलैंड कहाँ है। ठीक है, आप जरूर देख लीजिएगा इसको। ये भारत के पास है, ये यूरोप में है, इतना मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। 1977 में अर्जेंटीना में आयोजित जल सम्मेलन के बाद यह पूर्णतः जल हेतु समर्पित द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। यानी कि 1977 में, 1977 में अर्जेंटीना में आयोजित हुआ था। इसके बाद ये सेकेंड है यूएन का जल सम्मेलन। अब अगला टॉपिक है राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति। क्यों लाई गई है, देखते हैं क्या है। भारत सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। क्यों किए जाएंगे, इसका उद्देश्य क्या होगा? ये होगा किस लिए? इस नीति के तहत चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक बाजार में अगले 25 वर्षों में 10 से 12% की हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए किया गया है क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे चिकित्सा उपकरणों की वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी चाहते हैं, यानी अपनी पहुंच चाहते हैं। 2030 तक चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में वर्तमान में 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह नीति चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के निर्माण की परिकल्पना करता है।
व्यापक रूप में देखेंगे चिकित्सा उपकरणों को किन किन डायमेंशन में वर्गीकृत कर सकते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गए, प्रत्यारोपण यानी इम्प्लांट्स के संबंधित हो गए, उपभोग यानी कंज्यूमेबल जो भी हो गए, और डिस्पोजेबल आइटम्स हो गए, सर्जिकल उपकरण एवं इन विट्रो डायग्नोस्टिक अभिकर्मक, इन विट्रो डायग्नोस्टिक रिगरेंट्स जो भी होते हैं वो हो जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। अप्रैल 2024 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार शीघ्र ही जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है अरगम गांव। कौन सा गांव? अरगम गांव है भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम, इंडियाज लार्जेस्ट बुक विलेज बन जाएगा। यह कार्य गैर सरकारी संगठन सरहद, एक एनजीओ है जो जिसका नाम है सरहद, द्वारा जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। पुस्तक ग्राम की अवधारणा के अंतर्गत अरगम गांव को एक अनूठा गंतव्य होगा जहां आगंतुक जम्मू और कश्मीर के प्राचीन से लेकर आधुनिक साहित्य इतिहास से समाहित होकर यहाँ के लोक संस्कृति से परिचित हो सकेंगे। ज्ञातव्य है कि हे ऑन वे विश्व का पहला पुस्तक नगर था। यह वेल्स यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। इसी क्रम में आगे देखेंगे तो भिलार गांव जो कि महाराष्ट्र में के सतारा जिले में स्थित है, देश के पहले पुस्तक ग्राम के रूप में मान्यता दी गई थी। झारखंड का जामतावाड़ा 2022, इसका बहुत आप लोग वेब सीरीज देखते हैं, जामतावाड़ा जिला, अरे जामताड़ा जिला, जामतावाड़ा नहीं सॉरी, जामताड़ा जिला जो आप लोग वेब सीरीज देखते हैं। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना था 2022 में, जबकि दिसंबर 2022 में केरल के धर्मदम को भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया था। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, इसमें पहले हम लोग नीचे देखेंगे स्मरणीय तथ्य, उसके बाद आएंगे ऊपर। हाल ही में भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च के अवसर पर हरियाणा के टिकली गांव से इस परियोजना की शुभारंभ किया गया। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किमी क्षेत्र में बफर क्षेत्र को हरित बनाना, यानी कि जो अरावली रेंज है उसके 5 किलोमीटर एरिया को बफर जोन की तरह पे इसको डेवलप करना है, ग्रीन डेवलपमेंट करना है, मतलब कि पेड़ पौधों के माध्यम से, वानिकी के माध्यम से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यह वानिकी के माध्यम से अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास भूमि क्षरण, क्या ये रोकेगा? देखिए ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ये क्या इसका फायदा होगा? तो भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है। इस परियोजना में हरियाणा, यहाँ से भी देखिए प्रश्न बन सकता है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, ये 4 जिले, 4 राज्य, आज लग रहा है मुझे कुछ हो गया, मैं हमेशा उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ ठीक है, 4 राज्य शामिल हैं इसमें। इस परियोजना के तहत वनारोपण, पुनः वनीकरण, जल स्रोतों के बहाली के माध्यम से न सिर्फ अरावली के हरित क्षेत्र और जैव विविधता के क्षेत्र बढ़ोतरी होगी, बल्कि इस क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता, जल उपलब्धता के जलवायु परिवर्तन में भी सुधार होगा। तो एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि वनीकरण से क्या लाभ हो सकते हैं, ये इसका एक उदाहरण भी ये है स्कीम, वन रोपण से पुनः वनीकरण, जल स्रोतों के बहाली। ठीक है, इसके अलावा जैव विविधता में बढ़ोतरी, हम लोगों ने देखा मरुस्थलीकरण का रोक, ये सब भी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। अब जरा ऊपर चलते हैं, क्या दिया हुआ है इसमें बेसिक चीज़।
वही सारी बेसिक चाल केंद्र शासित राज्य और राज्यों में जुड़ा हुआ है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। इसमें बेसिक फैक्ट या स्टैटिक्स क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक है ये अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का एक उदाहरण है। हाल ही में अरावली पर्वत श्रृंखला को अक्षय अपरदन, मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण को बचाने के लिए अरावली ग्रीनवॉल परियोजना की शुरुआत की गई है। इसमें देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक बढ़िया बनने की पूरी संभावना है जीएस स्टैटिक वाले एरिया में, कि अरावली के बारे में थोड़ा सा आप जानें। ठीक है, अब इसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला देख लीजिएगा, अरावली से जो नदी महत्वपूर्ण है वो देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी जो है अरावली रेंज की वो देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ जो भी मतलब मैपिंग से संबंधित सारी चीज़ें देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें अवशिष्ट पर्वत है ये आपको बता ही दिए हैं। वो सारी चीज़ें भी मैं बताता, लेकिन उसके में बहुत टाइम लग जाएगा, फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और वैसे भी मैंने जैसे सबको अनाउंस कर चुका हूँ पहले भी कि एक आप लोगों की लिस्ट मैं बना दूंगा। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को आ जाएगा कि करंट से जुड़े हुए क्या क्या टॉपिक हैं जिस पे जीएस के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। मैं लगातार हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ, उसी को मैं एक लिस्ट वाइज आपको दे दूंगा। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022-27, 5 साल का ये भी नीति है, ध्यान रखिएगा। पहले भी बता चुका हूँ, जो भी होती हैं नीतियाँ मैक्सिमम या स्कीम या योजना या जो भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं 5 साल के लिए मिनिमम होती हैं ज़्यादातर। अगर कोई नीति या योजना 5 साल से कम है या अधिक है उसको ज़रूर याद करें। कोई 4 साल का हो, कोई 6 साल का हो, तो उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाले उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022-27 फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी को मंजूरी दी है। यह अगले 5 वर्ष तक अथवा नई नीति के क्रियान्वयन तक प्रभावी रहेगा। नीति के कार्यान्वयन के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग नोडल विभाग होगा और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय नोडल एजेंसी होगी। ठीक है, इसमें जरा अब बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। खाद्य प्रसंस्करण कृषि और उद्योग के बीच की एक कड़ी है, यहीं पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कृषि और उद्योग के बीच की कड़ी क्या है, खाद्य प्रसंस्करण है, क्योंकि ये खाद्य जो उगती हैं चीज़ें उगाई जाती हैं कृषि के माध्यम से, उसी को परिष्कृत करके फिर मार्केट में सेल किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के खाद्य बाजार का 32%, विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 14%, निर्यात का 12% और कुल औद्योगिक निवेश का 6% है। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 6% है, इसे 20% ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तृतीयक स्तर का है। अब इसमें जरा देख लीजिएगा, जीएस का इकोनॉमिक्स का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है, कौन सा प्राथमिक क्षेत्रक है, कौन सा द्वितीयक क्षेत्रक है, कौन सा तृतीयक क्षेत्रक है, तो जरा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, कौन सी क्रिया प्राथमिक क्षेत्रक में आती है, कृषि किस में आएगी। ठीक है, वस्त्र उद्योग है वो किस में आएगा, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ज़रा एक बार देख लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक बेसिक फैक्ट्स में यहाँ पे दिया हो खाद्य प्रसंस्करण कृषि और उद्योग के बीच की कड़ी, और एक चीज़ है उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण टर्सरी लेवल का है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आम आदमी पार्टी सबसे पहले तो जीएस का यहाँ पे यही क्वेश्चन बनता है। जीएस क्वेश्चन अगर बनेगा तो किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी का दर्जा किस आधार पे दिया जाता है।
और उसका निर्धारित मापदंड इसी में दिया हुआ है, तो यहीं पे मैं बता देता हूँ, लेकिन इसको आप लोग देख लीजिएगा फिर से एक बार ज़रूर। लोकसभा या विधानसभा के किसी भी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किसी 4 राज्यों में प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुआ हो और उसके लोकसभा का न्यूनतम 4 सीटें जीती हों। इसको एक बार में आपको समझ नहीं आएगा, इसको देखिएगा और छोटा सा एक शॉर्ट नोट टाइप का बना लीजिएगा अपने समझ के, तो ज़्यादा आपको याद रहने की संभावना रहेगी। लोकसभा के पिछले आम चुनावों में से उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटें विजयी प्राप्त की हों और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों में दल का प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों। और थर्ड इसका कंडीशन क्या है, उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल का रूप में मान्यता मिली हुई हो। और इसी कंडीशन पे आपका आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा तीसरे वाले लेवल पे मिला, तीसरे वाले कंडीशन पे मिला हुआ है। स्टेट लेवल के लिए भी आप इसमें ज़रूर देख लीजिएगा, ये राज्य क्या कहते हैं नेशनल लेवल के लिए इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं कि आम आदमी पार्टी को इसी कंडीशन को फुलफिल करने के कारण आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का एक दर्जा दे दिया गया है, जबकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITMC और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP को राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस विड्रॉल कर लिया गया है। इन लोगों से विड्रॉल हो चुका है ये आपके 1, 2, 3 पार्टियों से। ठीक है, इस प्रकार वर्तमान में कुल 6 नेशनल पार्टी हैं, 6 नेशनल पार्टी इस समय भारत में हैं। इसमें वही चीज़ दिया हुआ है कि आम आदमी पार्टी को 4 राज्यों में चूंकि मिल गया है स्टेट लेवल का दर्जा, इस आधार पर इसको नेशनल पार्टी को का दर्जा दिया गया है। अब 6 पार्टियां कौन कौन सी हैं ज़रा एक बार नज़र डाल लीजिए इस पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, BJP भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, और इसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी 6। ये 6 पार्टियां हैं जो कि नेशनल लेवल का दर्जा रखती हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP की घोषणा की गई थी। इसी कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या वाले स्पेयर पॉपुलेशन, यानी कि कुछ जगहों पे जो बहुत दूरस्थ इलाके होते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके, जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम होती है, ठीक है, डेंस नहीं होती है, बहुत दूर दूर पर गांव में पता चला कि 20 ही लोग रह रहे हैं पूरा, ऐसे टाइप के ज़िले जो जगह हैं, उन टाइप की जगहों को सीमित कनेक्टिविटी और संरचना वाले उत्तरी सीमा के समीपवर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई, यानी उनको फुलफिल करने के लिए ये स्कीम लाई गई है इस परिकल्पना के थ्रू। गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम को लॉन्च कहाँ से किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश के अजाव जिले में एक सीमावर्ती गांव है किबीतू, वहाँ से लॉन्च किया गया है इसको। अच्छा, किबीथू जो है या किबीतू, जो भी उसको आप कहना चाहें, किबीथू भी बोलते हैं, किबीतू भी आता है, आपको क्वेश्चन मिलेगा इस पर। ये एक और चीज़ के लिए फेमस है काफ़ी, और वो क्या है आप लोग ज़रा देख लीजिएगा। GS का यहाँ से क्वेश्चन फिर से बनने की संभावना बनती है, चूँकि करंट में ये है। तो ये हमारा भारत का जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मोस्ट साउथ ईस्ट और मोस्ट वेस्ट जो पॉइंट है उसमें आता है। ये ईस्ट भारत का सबसे पूर्वी इलाका है, पूर्वी पॉइंट है। जैसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम है तो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। फिर उत्तरतम कौन सा है, तो इंदिरा कोल है।
सब उसी तरह का पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, तो किबुथु या किबितु ये है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी वित्तीय वर्ष 2022-23 में से 2025-26 के लिए दी गई है। इस योजना के तहत 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड तथा संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों, 46 ब्लॉक्स और 2967 गांवों के लिए समग्र विकास, यानी कि पूरी तरह इंक्लूसिव होना चाहिए डेवलपमेंट। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांव, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? यह कार्यक्रम चिन्हित सीमावर्ती गांवों में के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा। ठीक है, साथ ही उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने, जहाँ के वो निवासी हैं वहीं पर रहें, कहीं अन्य जगह पे पलायित न हो, इसको भी रोकने में मदद करेगा। इससे क्या लाभ होगा? पलायन रोकेंगे अगर इन गाँवों से तो सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। तो इनडायरेक्टली ये जो स्कीम है वाइब्रेंट विलेज स्कीम जो है, एक तरह से सीमा सुरक्षा से भी इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा का निर्वाचन ये मार्च में हुआ था, तो देख लेते हैं। इसमें देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने की संभावना नहीं है, सीट्स को लेकर संभावना बन सकती है। तो सबसे पहले मेघालय को देख लेते हैं। तो मेघालय में 60 सीटें हैं टोटल। 60 सीटों में से 55 सीटें एसटीज के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, कोनराड के संगमा को मुख्यमंत्री यहाँ बनाया गया है। फिर अगला है नागालैंड, यहाँ पे भी 60 सीटें हैं, 59 सीटें एसटीज के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, पहली बार इस चुनाव में देखिए क्या हुआ, नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई है। ये कौन है निर्वाचित हुई हैं? तो हेकानी जखागलू ये निर्वाचित हुई हैं। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, जेकानी जखालू। फिर अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा में कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पे भी 60 सीटें हैं। मणिक साहा ने त्रिपुरा की शपथ ग्रहण की, मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग नेशनल पीरियोडिक रिपोर्टिंग है, जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए एकत्र किया गया है। यानी इसके 4 स्तंभ क्या हैं, जरा ध्यान रखिएगा। तो पुलिस है, पुलिसिंग है, जेल सिस्टम है, न्यायपालिका है और कानूनी सहायता की क्षमता, कानूनी सहायता, ये 4 स्तंभ हैं इसके। ये 3rd संस्करण है, तीसरा एडिशन है। ठीक है, इसे दक्ष कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS प्रयास द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इसमें इतने लोग हैं। इसका जो प्रथम संस्करण था 2019 में प्रकाशित हुआ था। इसमें जरा देख लेते हैं कौन कहाँ पे है। तो कर्नाटक नंबर 1 पे है रैंकिंग में, फिर सेकंड पे तमिलनाडु है और तेलंगाना है। पुलिसिंग के लिहाज से देखेंगे तो तेलंगाना फर्स्ट पे है, और न्यायपालिका के हिसाब से देखेंगे तो न्यायपालिका में तमिलनाडु फर्स्ट पे है। ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी देख लीजिएगा कि अगर अलग से पूछना है, वैसे तो पूछना चाहिए सिंपल, यही ज़्यादातर संभावना है कि कौन फर्स्ट पे है, लेकिन अगर इन डेप्थ जाके पूछना कोशिश करे तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि न्यायपालिका के क्षेत्र में नंबर 1 पे कौन है, और इसके अलावा पुलिसिंग के क्षेत्र में नंबर 1 पे कौन है। अंतिम के 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश लास्ट में है, 18वें रैंक पे है, अंतिम पायदान पे।
गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा क्रूज। विश्व का सबसे लंबा क्रूज क्यों है भाई? आइए देखते हैं क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी देकर रवाना किया। ध्यान रखिए कहाँ शुरू हुआ है, तो वाराणसी से। यह 18 फरवरी 2023 में असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील में जाकर पूर्ण हुई है। क्यों सबसे लंबा रहा? ये सबसे लंबा क्रूज रहा क्योंकि ये 3200 किलोमीटर की यात्रा रही इसकी। भारत के साथ साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। ध्यातव्य है कि एमवी गंगा विलास क्रूज राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 हल्दिया से प्रयागराज, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 धुबरी से सदिया से होकर गुजरी है। अब यहाँ पे जीएस का क्वेश्चन एक अच्छा सा बनेगा कि नेशनल वाटरवेज जो हैं उनको जरा देख लीजिएगा, जो पुराने वाले आपके 7-8 हैं, 7-8 नहीं शायद 5 हैं पुराने, और देख लेते हैं इसमें कहीं दिया होगा जी। पुराने 5 हैं और नए 106 इसमें ऐड किए गए हैं, तो उनको ज़रा देख लीजिएगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसका एक इमेज भी शेयर कर दूंगा और मैप भी क्या क्या नेशनल वाटरवेज हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। साथ ही यह क्रूज यात्रा कोलकाता के धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से गुजरा है। ठीक है, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय पहले तो हुआ है ये पूरा जो ट्रेवल था। यह यात्रा कुल 27 नदी प्रणालियों से गुजरा है। इस यात्रा के बीच में विश्व धरोहर स्थलों, नेशनल पार्क्स, नदी घाटों और भी सारे पर्यटन स्थलों को भ्रमण कराया गया है। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटकों को इसमें शामिल किया गया था। इस क्रूज का संचालन कौन कर रहे हैं? तो मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज कर रहे हैं। ठीक है, यह क्रूज जो है पोत जो है उसकी एक खासियतें क्या क्या है? तो यह पोत जो है प्रदूषण नियंत्रण पॉल्यूशन फ्री मैकेनिज्म तथा शोर नियंत्रण प्रौद्योगिकी नॉइस कंट्रोल टेक्नोलॉजी से युक्त है। अब देखिए अगला है केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला हाई कोर्ट बना है। ठीक है, अब इसमें जरा हम लोग पहले स्मरणीय तथ्यों को देख लेते हैं, फिर आएंगे बेसिक स्टैटिक्स पे। फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन चुका है। गौरतलब है कि फरवरी 2023 में भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के तहत प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP का उपयोग करके मौखिक बहस को जीवंत प्रतिलेखन यानी लाइव ट्रांसक्रिप्शन की सेवा शुरू की गई थी। अब जरा इसके बेसिक चीज में आ जाते हैं। जरा अब देखिए 8वीं अनुसूची को ध्यान रखेंगे, 22 क्षेत्रीय भाषाएं उसमें शामिल हैं। कौन कौन सी है वो देख लीजिए इसमें, और जरा अमेंडमेंट जो महत्वपूर्ण हुए हैं 2-3 उनको जरूर देख लीजिएगा लास्ट के टाइम में जो अमेंडमेंट हुए हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं मैं जरा एक बार बोल देता हूँ आप लोगों के लिए, देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और मलयालम। ये आपकी 22 भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में आते हैं, और इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुए हैं, उन सबको आप जरा जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। ठीक है, हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना है। अब तक हम लोग जानते थे गोरखपुर, उसको चेंज करके अब हुबली जंक्शन बन गया है।
हुबली जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म नंबर 8 विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का दर्जा प्राप्त हुआ है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 1507 मीटर, 1507 मीटर। इसका उद्घाटन कौन किया? श्री नरेंद्र मोदी जी ने। यह खिताब देखिए यहाँ पे लिखा है, इससे पहले यह खिताब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन को दिया जाता था, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर थी। तो हुबली जंक्शन हो गया, कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये हुबली बंगाल वाला नहीं है, ठीक है। तो हुबली ये है कर्नाटक का और गोरखपुर जंक्शन है उत्तर प्रदेश का, ये सेकेंड रैंक पे है। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन, ठीक है, जिसको नाम चेंज करके हुबली किया गया है। अब यहाँ पे देखिए हुबली धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। अब धारवाड़ देखिए आपका थोड़ा जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से धारवाड़ रेंज जो है आपका किस लिए फेमस है, क्या क्या चीज़ें वहाँ मिलती हैं, उसके धारवाड़ रेंज से ज़रा इसको देख लीजिएगा। विदिशा 5G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला है। आकांक्षी जिला क्या है देख लीजिए। देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित अंडर डेवलप्ड जिलों में तीव्र एवं प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से पीएम नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया था। 112 जिलों को इसमें आकांक्षी जिला घोषित किया गया था, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 8 जिले बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र शामिल हैं। विदिशा स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचार इनोवेशन 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इनोवेटिव 5G यूज केस की जमीनी स्तर पर तैयारी करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया। विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिए। कोल्लम सबसे पहला जो है संविधान साक्षर जिला बना है। ये कैसे हुआ है? ये केरल का में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा की गई घोषणा इसकी। यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी कैंपेन द सिटीजन 2022 के तहत ये घोषित किया गया है, मतलब इसका एक परिणाम है ये। इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत जिला योजना समिति केरल स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना था, उसी के लिए किया गया। जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों बेसिक प्रिंसिपल के को शिक्षित करना था, लोगों को बताना था। उसमें ये 7 लाख परिवारों को शिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को के 10 वर्ष से अधिक आयु के 23 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षित किया गया। इस अभियान में अंतर्गत शामिल लगभग 2000 प्रशिक्षकों को सीनेटर कहा गया है। सीनेटर का है जो प्रशिक्षित कर रहे थे लोगों को। अब जरा यहाँ पे एक जीएस का बेसिक क्वेश्चन बनेगा, फिर से क्या बनेगा? तो बेसिक मूल सिद्धांतों को हम लोग कहाँ जान सकते हैं? संविधान के किस भाग में हम लोग बेसिक प्रिंसिपल को एक नज़र में देख सकते हैं? तो वह है प्रस्तावना। प्रस्तावना को हम लोग एक नज़र में पूरे मूलभूत सिद्धांतों को संविधान के उद्देश्यों को देख सकते हैं। तो संविधान से एक क्वेश्चन बनने की यहाँ पे अरे प्रस्तावना से बन सकता है, इस नज़रिए से। अमेंडमेंट देखिएगा, इसमें भी कुछ जो हुआ है, एक ही अमेंडमेंट हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा। बहुत सिंपल है, एक ही है। क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं उसको देख लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लक्ष्य से निर्धारित करते हुए पेट्रोलियम जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही भारत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। तो दो इसमें लक्ष्य मिलते हैं, क्या है?
2047 तक तो हम लोग को एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाना है और 2070 तक हम लोग को क्या करना है कि नेट जीरो उत्सर्जन के रूप में स्थापित होना है। 2 लक्ष्य हमारे हैं इसमें। स्मरणीय तथ्यों में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। मिशन में से 2030 तक निम्नलिखित संभावित परिणाम अपेक्षित हैं। क्या क्या हैं? 125 गीगावाट के संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता एसोसिएटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की वृद्धि के साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन हरित हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता को विकसित करना है। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का निवेश, 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन, कुल मिला के 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जीवाश्म ईंधन में आयात में कमी करना है। वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन टन की कमी लाना है। और अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का क्या है उद्देश्य? भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता बनाना है। सिर्फ उत्पादन नहीं करना है, एक्सपोर्ट भी करना है। ग्रीन हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स के लिए निर्यात अवसरों का सृजन करना है। आयातित जीवाश्म ईंधन की निर्भरता को में कमी करना है। स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास करना है। उद्योग के लिए निवेश और व्यापार अवसरों को आकर्षित करना है। रोजगार एवं आर्थिक विकास के अवसर पैदा करने, अनुसंधान रिसर्च एंड डेवलपमेंट परियोजनाओं का समर्थन करना है। अगस्त 2023 में भारत सरकार ने भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानक ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड की अधिसूचित कर दिया है। ग्रीन हाइड्रोजन को परिभाषित कैसे करेंगे? हाइड्रोजन का उत्सर्जन हम लोग उत्पादन करते हैं तो कैसे माना जाएगा कि ये ग्रीन हाइड्रोजन है? उसकी लागत को देख के, यानी ऐसा ना हो कि उस हाइड्रोजन को उत्पादन में ही हम लोग ज़्यादा कुछ प्रदूषण फैला दें या फिर उत्सर्जन ही ज़्यादा हो जाए तो उसको ग्रीन नहीं माना जाए। तो उसका क्या मानक बनाया गया है? परिभाषा के दायरे में विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटन आधारित और बायोमास आधारित दोनों प्रकार के हाइड्रोजन का उत्पादन विधियों को शामिल किया गया। यानी कि हाइड्रोजन उत्पादन की 2 विधियां कौन कौन सी हैं? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा इसका। तो विद्युत अपघटन की विधि है और बायोमास आधारित विधि है। 2 विधि है हाइड्रोजन उत्पादन की। भारत सरकार के अनुसार हरित हाइड्रोजन इस प्रकार से उत्पादित हाइड्रोजन जिसमें प्रति केजी हाइड्रोजन के उत्पादन में 2 केजी से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन न हो, तभी उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाएगा। यानी कि 1 केजी हाइड्रोजन उत्पन्न होगा तो 2 केजी से ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, तभी इसको ग्रीन हाइड्रोजन की श्रेणी में रखा जाएगा। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। तरल अपशिष्ट क्या है ये देख लीजिए। इसको सीवेज कहा जाता है मुख्य रूप से, और 3 कैटेगरी है: घरेलू सीवेज, औद्योगिक सीवेज, तूफानी सीवेज या स्टॉर्म सीवेज। ठीक है, इसमें दिया हुआ इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, हालांकि कुल तरल सीवेज का लगभग 99% हिस्सा घरेलू सीवेज, यानी कि घरेलू सीवेज जो होता है सबसे बड़ी हिस्सेदारी उसकी होती है। ये कहाँ स्थापित किया गया है? सबसे बड़ा जो भारत सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। इसको फाइटोरिड तकनीक के तहत इसको उपचारित किया जाएगा, जल को, प्रदूषित जल को। तिरुपति स्थित विनायक सागर झील में इसको स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता क्या है? 5 मिलियन लीटर पर डे। इसका विकास कौन किया है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान नेरी के तहत इसको मतलब कि मिलकर इसको स्थापित किए हैं, डेवलप किए हैं। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है स्थापित, जिसकी 564 मिलियन लीटर क्षमता है पर डे के हिसाब से। अब जरा इसमें देखिएगा, सीवेज का पूछा हुआ है तो एक GS का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। फोर्टिफिकेशन के लिए
आता है आपका पर्यावरण वाले में, और जो फोर्टिफिकेशन नहीं, सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन कहते हैं, यूट्रोफिकेशन का आ सकता है, सुपोषण, फोर्टिफिकेशन कह रहे हैं, सुपोषण का इसमें टॉपिक आ सकता है, जिसमें जलाशयों में जैसे कि प्रदूषण बढ़ता है जिसके कारण शैवालों का उद्गम होता है, ये सारी चीज़ें होती है, उसको देख लीजिएगा। इससे एक क्वेश्चन अगर बनाना होगा जीएस का तो ये बन सकता है। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा मुंबई के आवासीय सोसाइटी विवेरिया कंडोमिनियम में के मध्य एक स्थापित करने का समझौता किया हुआ है, स्थापित कर रहा है टाटा ग्रुप। 3.125 मेगावाट की क्षमता वाला सौर संयंत्र है ये। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य, डिजिटल बैंकिंग के लिए 24/7 सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों तक स्वतंत्र रूप से पहुंच के लिए सुविधा प्रदान की गई है। केरल के सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग के लागू करने में देश का पहला राज्य बन गया है ये। केरल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता योजना के अंतर्गत इस कदम को लागू किया गया है। गौरतलब है कि 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना था। स्मार्ट कार्यक्रम क्या है? स्कोर फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, यानी कि इसी से आप समझ सकते हैं कि ये आयुर्वेद से संबंधित चीज़ है। इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियोआर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डिस्लिपेडेमिया, रूमेटाइड अर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह, मेलिटस, सोराइसिस आदि के नवीन अनुसंधानों के विचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बना हुआ है। आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। इसका कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, CCRAS के संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया है। NCISM और CCRAS दोनों ही आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ प्रमुख संस्थान हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये पूरा हम लोगों का नेशनल समाप्त होता है आज। अब इंटरनेशनल इसके बाद शुरू होगा कल से आप लोगों का। इसमें ध्यान रखिएगा कि मेनली जो एग्ज़ाम में आता है, मान के चलिए 70 से 80% तक का जो क्वेश्चन होता है लास्ट के 6 मंथ से आता है, ठीक है। तो जब 2 बार रिवाइज या 3 बार रिवाइज कर लें तो चौथे बार में जब रिवाइज करें तो पहले 6 मंथ को हर जगह से फोकस ठीक से कर लीजिएगा, उसके बाद एक्सटेंड करते जाइएगा, ठीक है। तो चौथे 5वीं बार जब भी रिवाइज करिएगा, मतलब पहले 6 मंथ पे अच्छे से पकड़ बना लीजिएगा, जो 6 मंथ का लास्ट 6 मंथ का है उस पर, उसके बाद आगे के चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आया, कुछ अच्छी चीज़ें मिली हों तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाईली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग फ्रेंड्स के बीच में अपने ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि हम लोग थोड़ा मोटिवेट भी हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ, टेक केयर।